हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है द ओपन विंडो। इसको लिखा है हेक्टर ह्यू मनरो ने, जो कि फेमस थे अपने पेन नेम से, साकी के नाम से। जितनी भी राइटिंग्स उन्होंने लिखी वो साकी के नाम से ही लिखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं और कुछ माइनर कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे मूव करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है फ्रैम्पटन नटल। फ्रैम्पटन नटल जो है वो एक यंग मैन है और वो सिटी में रहते हैं। उनको नर्व्स प्रॉब्लम है। नर्व्स प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि उनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो मेंटली वीक हैं, या बोल सकते हो मेंटल इशू है उनके साथ, कुछ उनके ब्रेन में प्रॉब्लम है। और उसे क्योर करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको विलेज जाना चाहिए, गांव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शांति होती है, पीस होता है। और जितना भी काम एरिया है, अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो इस वजह से वो विलेज जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास है वेरा। वेरा जो है वो एक यंग लड़की है, 15 ईयर्स ओल्ड है, 15 साल की एक छोटी सी बच्ची है। और वेरा का मतलब होता है ट्रुथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर हम देखेंगे कि वेरा का जो नाम का मतलब है और वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर के अंदर। ठीक है। थर्ड हमारे पास है मिसेस सेपल्टन। मिसेस सेपल्टन जो है वो एक लेडी है, रिच लेडी है, जिनके घर फ्रैम्पटन नटल जाते हैं मिलने के लिए, और वो विलेज में ही रहती हैं। माइनर कैरेक्टर्स भी हैं हमारे पास। माइनर कैरेक्टर में मिस्टर सेपल्टन हैं, मिसेस सेपल्टन के 2 यंग ब्रदर्स हैं, एंड फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर हैं। ठीक है। तो इनका रोल ज़्यादा नहीं है स्टोरी के अंदर, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सिंस वी हैव डिस्कस द कैरेक्टर्स, अब हम चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। This is a story about a person who goes to the countryside to cure his nerves in a rural retreat. Underline the word rural retreat and write down the meaning. Peaceful and private place where you go for rest. तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको शांति मिलती हो, बिल्कुल काम प्लेस, पीसफुल प्लेस, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर जहाँ पर आपको आपका मन शांत रहे, उस जगह को हम रूरल रिट्रीट कहते हैं। However, what happens there is quite contrary to his expectation. Let's find out. अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले चैप्टर को मैं आपको कुछ पीछे की डिटेल्स बता दूं कि जो फ्रैम्पटन नटल है वो इस विलेज में आते हैं, और वो इसलिए आते हैं ताकि जो उनका नर्व्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनकी, वो ठीक हो सके, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है। जब वो आते हैं तो उनकी जो सिस्टर है वो कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शंस लिख के देती है। लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? वो कुछ लेटर्स लिखती हैं उन लोगों को जिनको वो विलेज में जानती थी पहले, क्योंकि उनकी सिस्टर भी इस विलेज में पहले रह के जा चुकी है। ठीक है। तो वो उन लोगों को जिनको वो जानती थी, उनको वो लेटर्स लिखती है। उस लेटर में वो लिखती है कि ये मेरा भाई है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जब ये मिस्टर फ्रैम्पटन नटल ये लेटर्स लेकर उनके घर पर जाएगा जिनको वो जानती थी, तो उनसे दोस्ती करने में फ्रैम्पटन नटल को आसानी होगी। ठीक है। बातचीत करने में वो आराम से दोस्त बना पाएगा, उनके साथ कंफर्टेबल हो पाएगा, क्योंकि फ्रैम्पटन नटल जिस गांव में जा रहा है वो बिल्कुल ही नया जगह है, नई प्लेस है उसके लिए, तो सब लोग उसके लिए नए हैं। तो दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मतलब इशू ना हो, इस वजह से वो लेटर्स लिख के देती है अपने भाई को। अब एक लेटर जो है वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है, वो एक लेटर जो उसकी सिस्टर ने लिखा है मिसेस सेपल्टन के लिए लिखा है उसने, और वो ये लेटर लेके मिसेस सेपल्टन के घर जाते हैं। वहाँ पर ये लेटर लेकर, और क्यों जाते हैं? ताकि थोड़ी सी आराम से दोस्ती हो सके, बातचीत हो सके,
तो अब ये वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब वो लेटर्स लेके जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है अब आगे। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In meantime, you must try and put up with me. तो वहाँ पर क्या होता है कि एक 15 years old गर्ल है, एक लड़की है 15 साल की। वो क्या बोलती है कि जो मेरी आंट हैं, जो मेरी आंटी हैं, वो थोड़ी सी बिज़ी हैं, वो किसी भी टाइम अभी नीचे आती होंगी, और इतने जितने में वो आती हैं, जितनी देर में वो नीचे आती हैं, उतनी देर में आप मुझसे बात कर सकते हैं। जितनी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगी, क्योंकि वो बिज़ी हैं अभी थोड़ी सी, तो उतनी देर में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जो ये यंग लड़की है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ पोजेस्ड है। सेल्फ पोजेस्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। मतलब उसे पता है, शी इज़ वेरी श्योर कि वो क्या बात कर रही है, क्या नहीं कर रही है। शी इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल। ठीक है। फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड। एंडेवर्ड का मतलब क्या होता है? ट्राई हार्ड टू डू समथिंग, टू से द करेक्ट समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर। ड्यूली फ्लैटर का मतलब क्या होता है? प्रॉपरली। ड्यूली मतलब प्रॉपरली, फ्लैटर का मतलब होता है इम्प्रेस द नीड्स of the moment without unduly, underline the word unduly, unnecessarily। unduly का मतलब होता है unnecessarily। discounting, underline the word discounting, इसका मतलब क्या हो गया? disregard, disrespect या disregard। the aunt that was to come privately, underline the word privately, इसका मतलब क्या है? personally। He doubted more than ever whether these formal visit on a succession, underline the word succession का मतलब होता है one after the other, of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। तो देखिए, जो ये यंग लड़की है वो कौन है? वेरा है। तो वेरा जो है 15 ईयर्स ओल्ड लड़की है, गर्ल है, और वो क्या बोलती है कि जितनी देर में मेरी आंट अभी आएगी, जितनी देर में मिसेस सेपल्टन आएंगी, उतनी देर में आप मुझसे बात कर सकते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, कि हम दोनों मिलकर बातचीत कर सकते हैं, और आप बोर मत होइए, मतलब कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब फ्रैम्पटन नटल जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस छोटी सी बच्ची से, 15 साल की बच्ची से क्या बात करूं और क्या ऐसा बोलूं जो उसे इम्प्रेस करे, जो उसे खुश कर दे। और लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं बातचीत करते 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 ऐसी कुछ बात बोल दूं जिसकी वजह से जो है उसकी आंट गुस्सा हो जाए। ठीक है, कुछ मैं उसकी आंट के बारे में ऐसा ना बोल दूं जो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, जो ऐसा साउंड करे कि डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करे। ठीक है, तो आगे वो क्या बोलता है कि वो अपने दिमाग में यही बातें सोच रहा है कि मैं क्या बात करूँ इस लड़की से, 15 साल की तो ये बच्ची है, उससे मैं क्या बातें करूँ। ठीक है, अब आगे वो ये भी सोच रहा है कि क्या मेरे बार बार यहाँ पर विज़िट करने से, क्योंकि मैं बार बार हर रोज़ नए नए घर पे जाकर नए नए स्ट्रेंजर से मिल रहा हूँ, हर रोज़ मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, और आज भी मैं एक मिसेस सेपल्टन के घर आया हूँ, मुझे पता नहीं है वो कौन है, ऊपर से ये लड़की मुझे कह रही है कि मुझसे बात करो, तो मैं इससे क्या बातें करूँ। क्या ये रोज़ रोज़ मेरा अलग अलग लोगों से मिलने का जो ये मैंने बना रखा है, रोज़ रोज़ मैं जो अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, क्या ये किसी भी तरीके से जो मेरी नर्व की प्रॉब्लम है उसमें हेल्प कर रहा है? क्या उसे ठीक करने में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है? मतलब जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी जो नर्व की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है? थोड़ी भी उसमें बदलाव आ रहा है, थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ मुझे हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई एम मूविंग अहेड। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड when he was preparing to migrate, underline the word migrate, move from one place to another। migrate का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना।
to this rural retreat, you will bury, underline the word bury, इसका मतलब होता है hide yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. Underline the word moping and write down the meaning bore. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. अब देखिए क्या होता है कि वो सोच रहा है कि क्या मेरे रोज़ रोज़ लोगों से मिलने से क्या मेरी जो नर्व की प्रॉब्लम है उसमें कोई चेंज आएगा, उसमें हेल्प मिलेगा या नहीं। अब वो राइटर जो है वो हमें थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं, साकी जो है वो हमें थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं। जब ये फ्रैम्पटन नटल जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि मैं विलेज की तरफ जाऊंगा, जो मेरी नर्व की प्रॉब्लम है उसे क्योर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, तो मैं विलेज की तरफ जाऊंगा। जब वो वहाँ जा रहे होते हैं तो ये लाइंस लिखी हैं, आई नो हाउ इट विल बी। उनकी जो सिस्टर है वो ये बात बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ जाके कैसे हो जाओगे, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल किसी से बात नहीं करोगे, क्योंकि जब भी तुम यहाँ कहीं जाते हो तो तुम ऐसे हो कि तुम किसी से बात नहीं करते हो, तुम बिल्कुल एक अपने आप को बंद कर लेते हो, हाइड कर लेते हो अपने आप को, और मतलब किसी से भी बात नहीं करते हो, कहीं पर कहीं भी नई जगह पर तुम किसी से बोलते नहीं हो, बात नहीं करते, अपने आप को बंद कर लेते हो बिल्कुल। और इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो नर्व्स की प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो इससे बेटर ये है कि मैं लेटर्स लिख दूँ उन लोगों को जिनको मैं वहाँ जानती हूँ। तो जब तुम उन लोगों के पास ये लेटर्स लेकर जाओगे तो कम से कम वो तुम्हें मेरे थ्रू पहचानेंगे और तुमसे दोस्ती करेंगे, तो तुम वहाँ पर अकेले नहीं होगे। और मुझे याद है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही बहुत अच्छे थे, तो उन लोगों को मैं लेटर्स लिखती हूँ और तुम ये लेटर्स उनके पास लेकर जाना, उनसे बात करना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। ये जनरली ऐसा साउंड करता है ना जैसे हम भी कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हमारी फैमिली के अगर कुछ, जैसे मान लो हम कहीं गए तो अगर मदर किसी को जानती होगी तो वहाँ बोलेंगी कि तुम मेरी उससे बात कर रही हो, मैं उन्हें जानती हूँ। तो जब हम वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं तो कोई ना कोई हमें वहाँ पे जानता ही है, ठीक है, हमारी मदर के थ्रू या हमारे फादर के थ्रू। तो बिल्कुल उसकी जो सिस्टर है वो भी ऐसे ही बोल रही है कि तुम वहाँ पर जाओगे लेकिन तुम, मुझे पता है कि किसी से बात नहीं करते, तुम अपने आप को अकेले बंद कर लोगे, तो इससे बेटर है कि मैं तुम्हें लेटर्स लिख के दूँ, और उन लेटर्स के थ्रू कम से कम वो लोग तुमसे बात तो कर पाएंगे, मेरे थ्रू ही सही तुम किसी से कनेक्ट तो कर पाओगे। सो आई एम रीडिंग अहेड नाउ। फ्रैम्पटन वॉन्डर्ड, अंडरलाइन द वर्ड वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड का मतलब होता है टू थिंक क्यूरियसली। Whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one letters of introduction, came into the nice vision. अब जो फ्रैम्पटन है वो लेटर लेकर आ गया है किसके घर पर, मिसेस सेपल्टन के घर पर, ठीक है। ये लेटर्स उसकी सिस्टर ने लिखी हैं, तो अब ये लेटर लेकर आ तो गया है, अब ये सोच रहा है बड़ी ही क्यूरियसली, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर सोच रहा है अपने दिमाग में कि लेटर्स तो मेरी बहन ने दे दिए हैं और मैं लेकर भी आ गया हूँ, लेकिन पता नहीं ये जो जिसके घर में आया हूँ मिसेस सेपल्टन कैसी है कैसी नहीं है, क्या ये अच्छी इंसान है भी या नहीं है, पता नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे अंदर भी एक हेजिटेशन होती है ना जब हम नई जगह पर जाते हैं, तो उसे भी फ्रैम्पटन को भी बिल्कुल एक हेजिटेशन है कि पता नहीं ये मिसेस फ्रैम्पटन कैसी है कैसी नहीं है, अच्छी भी है या नहीं, और पता नहीं किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। तो वो सोच रहा है, एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा नर्वस भी है, ठीक है। तो आई होप ये पेज आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव अहेड नाउ। Do you know many of the people round here? Asked the niece when she judged. Underline the word judged. Judged का मतलब हो गया thought. That they had sufficient silent communion. Communion का मतलब हो गया sharing thoughts. अब देखिए क्या होता है कि फ्रैम्पटन नटल अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रहा है
और सडनली वेरा जो है, जो नीस है मिसेस फ्रैम्पटन की, वो बोलती है कि क्या आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानते हो। वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि वो देखती है कि बातचीत नहीं हो रही है फ्रैम्पटन नटल की और वेरा की। जब वो देखती है कि यहाँ पर तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो रही, बिल्कुल साइलेंस है यहाँ पर, बिल्कुल शांति है, तो वो थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करती है और वो उससे पूछती है फ्रैम्पटन नटल से कि क्या आप किसी को यहाँ पर जानते हो? आई थिंक कि आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जानते होंगे। हार्डली अ सोल का मतलब अ पर्सन, said Frampton. My sister was staying here at rectory. Rectory means rectory का मतलब होता है the house that church provide. rectory का मतलब होता है जो चर्च वाले लोग होते हैं वो कुछ कमरे देते हैं, कुछ घर देते हैं लोगों को रहने के लिए, तो उस जगह को, उस कमरों को या घर को हम rectory कहते हैं. You know, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. अब फ्रैम्पटन नटल क्या कहते हैं जब वेरा पूछती है कि क्या आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानते हो, तो फ्रैम्पटन नटल कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कोई भी, मतलब मैं किसी से भी लिंक में नहीं हूँ, मुझे किसी के बारे में यहाँ पर नहीं पता है। हाँ, मेरी सिस्टर को पता है क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पर 4 साल पहले यहाँ पर रहती थी और उसने मुझे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं। जिन लोगों को वो जानती थी उन लोगों के लिए उसने लेटर्स लिखे हैं ताकि मुझे आसानी हो सके उनसे बातचीत करने में। इस वजह से ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन द टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या हो गया? टू फील सॉरी फॉर समथिंग, ठीक है। तो जब वो ये बात बोलता है ना कि नहीं मैं तो किसी को नहीं जानता और मेरी सिस्टर ने ये लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं, तो वो बड़ा सैड होकर ये बात बोलता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं जिसको मेरी सिस्टर ने ये लेटर्स लिख के दिए हैं वो सही भी है या नहीं, तो वो थोड़ा सा उसको सॉरी फील होता है, उसको थोड़ा बुरा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ और मतलब जहाँ मैं आया हूँ वो ठीक भी जगह है या नहीं है, और लोग कैसे हैं, कैसे बात करेंगे, किस तरीके से मेरे साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। परसुएड, अंडरलाइन द वर्ड परसुएड। फॉलो, परसुएड का मतलब होता है कॉन्टिन्यू करना, प्रोसीड करना। द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। अब देखिए जो वेरा है, जो ये यंग गर्ल है, वो क्या बोलती है कि तो फिर तो आप मेरी आंट के बारे में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते होगे, मेरी आंट के बारे में तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं होगा आपको। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। अब मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, हाँ उनका नाम जानता हूँ और जो ये एड्रेस मेरी सिस्टर ने लिख के दिया है वो जानता हूँ। He was wondering whether Mrs. Appleton was in married or widow state. अब जब वो ये बात कहता है कि नहीं मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं सिर्फ नाम और एड्रेस मुझे पता है, तो वो कमरे को भी बड़े ध्यान से देखता है और वो सोचता है कि मिसेस एपल्टन के बारे में कि पता नहीं ये जो मिसेस एपल्टन है वो मैरिड वुमेन है, वो शादीशुदा है या वो विडो है, मतलब कि या फिर उनके पति की डेथ हो चुकी है, वो विधवा हैं या फिर वो शादीशुदा हैं। वो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहा है। एंड अनडिफाइनेबल, अनडिफाइनेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. Masculine, underline the word masculine. Masculine का मतलब होता है male. Habitation का मतलब हो गया living in a place. तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो बात कर रहा है ये अपनी वेरा से, और बात करते करते उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि पता नहीं मिसेस एपल्टन जो है वो मैरिड वुमेन है या उनके पति की डेथ हो गई है। और वो कमरे को देख रहा है और कमरे में जब वो देखता है तो एक अजीब सी उसको चीज़ें महसूस होती हैं। उसको ऐसा लगता है कि जब वो कमरे को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेल पर्सन यानी कोई मेल पर्सन यहाँ पर ज़रूर रहता होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये सोच रहा है कि शायद वो मैरिड है या विडो है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसको ऐसा लगता है जिस तरीके से वो रूम को देखता है वो सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई इंसान मेल पर्सन यानी मैन यहाँ पर ज़रूर रहता होगा। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन। ट्रेजेडी मतलब टेरेबल या सोरोफुल।
Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब सडनली जो ये 15 साल की लड़की है, वेरा है, वो क्या बोलती है कि उनके साथ ना एक बहुत ही टेरिबल, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। बहुत ही 3 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इतना टेरिबल था, इतना भयानक कुछ हुआ था उनके साथ। शायद आपकी सिस्टर उस टाइम पर यहाँ पर रहती होंगी, उनको पता होगा इस बारे में। हर ट्रेजेडी, आज फ्रैम्पटन, हाउ समहाउ इन द रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। अब फ्रैम्पटन क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी, उनके साथ कैसी ट्रेजेडी हो गई भाई, कौन सी दुर्घटना हो गई उनके साथ। इस जगह पर भी कुछ बुरा हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। ये तो इतनी शांति वाली जगह है, इतनी पीसफुल प्लेस है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है। यू मे वॉन्डर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. अब उसकी जो वेरा क्या बोलती है कि आप सोचते होंगे फ्रैम्पटन नटल जी कि ये जो विंडो है ये हमने खुली क्यों रखी है, जबकि अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर का महीना है और आफ्टरनून, दोपहर का समय है, अक्टूबर का महीना है, इतनी ठंड का मौसम है, फिर भी हमने ये जो हमारी जो विंडो है, फ्रेंच विंडो, वो हमने खोल रखी है। वो खोल क्यों रखी है? अब देखिए, विंडो यहाँ पर फ्रेंच विंडो से थोड़ी अलग होती है। फ्रेंच विंडो का मतलब हो गया कि ये जो विंडोज़ होती हैं ना, वो दरवाजे, जो हमारे डोर होते हैं, हमारे कमरों में जो दरवाजे होते हैं, बिल्कुल वैसी होती है, लंबे लंबे, ठीक है, खिड़कियाँ होती हैं और वहाँ से कोई भी आ जा सकता है, ठीक है, मतलब कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, नीचे ग्राउंड से जुड़ी हुई होती हैं और वहाँ से कोई भी आ जा सकता है, मतलब मिनी डोर बोल सकते हो उसको, मिनी डोर होते हैं। तो वो बोलती है कि आप सोचते होंगे फ्रैम्पटन नटल कि इतनी ठंड में दोपहर के समय हमने ये विंडो क्यों खोल रखी है। और वो किस तरफ देखती है? वो उस विंडो की तरफ देखती है। विंडो की तरफ देखकर वो ये सारी बातें बोल रही है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? अब जब फ्रैम्पटन ये सुनता है तो फ्रैम्पटन कहता है कि शायद हो सकता है कि आपने ये विंडो इसलिए खोल रखी हो क्योंकि थोड़ा गर्म हवा आ सके बाहर से, थोड़ी धूप आ सके, शायद इस वजह से खोल रखी हो। लेकिन क्या ये विंडो का कुछ रिलेशन है ट्रेजेडी से? क्या जो आप बताने वाले हो, जो कुछ बुरा हुआ है, ट्रेजेडी हुई है मिसेस एपल्टन के साथ, क्या इस विंडो से उनका कुछ रिलेशन है उस ट्रेजेडी का? Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing moor, underline the word moor. moor का मतलब हो गया uncultivated land, बंजर ज़मीन, to their favorite snipe shooting ground. They were all three engulfed in a treacherous piece of bog. अब वेरा क्या बोलती है? वेरा बोलती है कि आपको पता है 3 साल पहले की बात है और 3 साल पहले मेरे जो आंट हैं, जो मिसेस एपल्टन हैं, उनके हस्बैंड और उनके 2 यंग ब्रदर्स, वो तीनों कहाँ गए थे? वो इसी खिड़की के थ्रू, इसी खिड़की से वो हंटिंग करने गए थे, ठीक है, शूटिंग करने गए थे। और जब वो मतलब कि गए तो वो वापस नहीं आ पाए, वो कभी भी वापस नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि जब वो गए तो वो यूजुअली किसकी हंटिंग करने जाते थे, किसका शिकार करने जाते थे? वो एक बर्ड्स होती है ना, जो स्नाइप बर्ड्स होती हैं बेटा, जो लॉन्ग बर्ड्स होती हैं, जिनकी लॉन्ग बीक होती है। लॉन्ग बीक का मतलब लंबी लंबी चोंच होती है। तो वो कहती है कि 3 साल पहले उनके हस्बैंड और 2 यंग ब्रदर्स जो हैं वो उनकी ये बर्ड्स के शिकार पे गए थे
और लेकिन वो कभी वापस नहीं आ पाए। क्यों नहीं वापस आ पाए? क्योंकि जब वो गए तो वो दलदल के रास्ते से होकर गए, और जो दलदल के रास्ते से होकर गए तो वो दलदल में गिर गए और जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वो कभी वापस ही नहीं आ पाए। स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल थ्री engulfed। engulfed मतलब swallow up, खा गए, निगल गए। इन अ ट्रेशेरियस, ट्रेशेरियस का मतलब हो गया डेंजरस, पीस ऑफ बॉग, बॉग का मतलब दलदल। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब हो गया टेरिबल या फियरफुल, वेट समर यू नो, एंड places that were safe in the other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. Recovered का मतलब हो गया found. That was dreadful part of it. Here the child's voice lost self-possessed note and became flatteringly human. Flatteringly मतलब in a way of losing strength. जब आप अपना बिल्कुल ही जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, वो बिल्कुल लूज़ कर देते हो, छोड़ देते हो, उसको कहते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो ये नीस है, वेरा है, वो बोलती है कि जो मेरे आंट के हस्बैंड हैं और जो यंग ब्रदर्स हैं वो गए थे शिकार करने बर्ड्स का, और जब वो गए तो क्या हुआ कि बंजर ज़मीन से होकर जाना पड़ता था, अनकल्टिवेटेड लैंड था, और वहाँ से होकर गए, और क्या हुआ कि बहुत ही डेंजरस दलदल था, बहुत ही भयानक दलदल था, और वहाँ पर वो गिर गए और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। वैसे तो जो जगह थी, जिस जगह पर वो शूटिंग करने जाते थे, वो जगह बिल्कुल ही सेफ़ थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कुछ होगा ऐसा, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ कि वो दलदल में चले गए और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ी बात कि उनकी डेथ तो हो गई और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो अभी तक नहीं मिली हैं, मतलब वो कभी भी उनकी बॉडीज़, जो पुलिस है उनकी बॉडीज़ को कभी रिकवर नहीं कर पाई, मतलब हमें उनकी बॉडीज़ तक नहीं मिल पाई। ठीक है, तो सबसे ख़तरनाक और जो बुरी बात है, जो डरावनी बात है, वो ये है कि उनकी बॉडीज़ तक नहीं मिल पाई हमें। और जब वेरा ये बात बोलती है तो उसको बहुत ही दुख लगता है, और ऐसा होता है कि जैसे वो रो रही हो। जब आप बहुत ही कुछ डरावनी बात करते हो या कोई सैड बात बोलते हो, तो बोलते बोलते जब आप रोने लगते हो तो वैसी टोन में वेरा बोल रही है, और जैसे जैसे बोलती जा रही है वैसे वैसे वो अपना जो स्ट्रेंथ है वो बोलते बोलते उसको एकदम से रोना आ जाता है, और उसकी जो वॉइस है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, धीमी हो जाती है। Poor aunt always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walked in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nerve. अब देखिए, मैं इतना पहले समझा देती हूँ आपको। वेरा जो है अब और आगे क्या बोलती है कि पुअर आंट, मेरी आंट कितनी पागल है कि वो मतलब कि वो सैड है थोड़ी सी, तो इस वजह से बोलती है कि बेचारी आंट, उनको ऐसा लगता है कि वो लोग एक दिन वापस आएंगे, और वो लोग कैसे आएंगे, वो इस विंडो के थ्रू ही वापस आएंगे। आपको पता है वो गए थे डॉग के साथ, स्पेनिल एक वर्ड है यहाँ पर, ब्राउन, लिटिल ब्राउन स्पेनिल, तो स्पेनिल उनके डॉग का नाम है। वो वेरा कहती है कि जो मेरे आंट के हस्बैंड है और जो उनके ब्रदर्स हैं वो एक डॉग को लेके गए थे, हमारे लिटिल स्पेनिल को लेके गए थे, और वो भी उनके साथ गुम हो गया, चला गया, उसकी भी डेथ हो गई उनके साथ।
आंट को ऐसा लगता है कि वो एक दिन इसी विंडो से वापस आएंगे, अंदर आएंगे, और इसी वजह से वो हर रोज़ इस विंडो को सुबह मॉर्निंग में खोल देती है और शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, तब तक ये विंडो खुली ही रहती है। पता है आपको मिस्टर फ्रैम्पटन नटल? बेचारी मेरी आंट, वो हमेशा ये बताती है मुझे, हर रोज़ मतलब अक्सर बताती रहती है मुझे कि किस तरीके से उसके हस्बैंड और जो उसके भाई हैं वो कैसे गए थे यहाँ से। वो बोलती है कि जब जिस दिन वो गए थे उन्होंने वाटर प्रूफ कोट पहना हुआ था, उनके जो हाथ थे उस पर वाटर प्रूफ कोट था, उनके पास एक वाइट कलर का कोट था, और रॉनी जो उनका ब्रदर था वो हमेशा एक गाना गाता रहता था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि वो जो गाना है वो मेरी आंट को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी वो गाना गाता था तो मेरी आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो उनको चिढ़ाने के लिए ही गाता था। तो मेरी आंट हमेशा ये बात कहती है कि जब मेरे हस्बैंड गए थे तो उनके पास एक वाटरप्रूफ वाइट कलर का कोट था, और जो मेरा ब्रदर था वो हमेशा यही गाना गाता रहता था मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि मैं इस गाने से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मुझे लगता है एक दिन वो वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है। डू यू नो समथिंग, ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी का मतलब होता है डरावनी, स्कैरी, क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। अब वेरा क्या बोलती है कि पता है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन, शायद किसी दिन, किसी इवनिंग, मेरे जो ये आंट हैं उनके हस्बैंड और उनके जो ब्रदर्स हैं वो एक दिन इसी विंडो से अंदर आएंगे। मुझे ऐसी डरावनी फीलिंग आती है, जिस तरीके से मेरी आंट ये बातें बोलती है ना, कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि क्या पता शायद एक दिन, मुझे डरावनी सी फीलिंग आती है कि एक दिन शायद वो लोग इस विंडो के थ्रू घर में आए, बट मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर। शडर मीन्स शेक विद फियर, शिवर करना, ठीक है, कांपना। इट वॉज रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन आंट बसल्ट का मतलब होता है बेटा रश, हरी करना, मतलब कि बड़ी जल्दबाजी में आना। into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance। अब वेरा जो है वो सारी बातें बता रही है कि आपको पता है मुझे कभी कभी डरावनी फीलिंग आती है कि शायद वो एक दिन वापस आएंगे। अब जब वो ये बात कहती है तो एकदम से मिसेस सेपल्टन आ जाती है, और जब मिसेस सेपल्टन आती हैं तो वेरा जो है वो कांपने लगती है, वो डर जाती है एकदम से कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि वो एक स्टोरी बता रही है, वो पीछे की स्टोरी बता रही है फ्रैम्पटन नटल को, और एकदम से कोई पीछे से आएगा तो डर ही जाएगा बंदा, तो एकदम से वो भी डर जाती है, कांपने लगती है। और जब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो हैं मिसेस सेपल्टन आती हैं तो उनको बड़ी शांति मिलती है। पता नहीं अब उन्हें क्यों शांति मिल रही है, वी विल रीड अहेड कि उन्हें शांति क्यों मिलती है। और जब वो आती हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलते बोलते आ रही है, सॉरी फ्रैम्पटन नटल जी, मैं बहुत लेट हो गई, आई एम सो सॉरी। जैसे हम आते हैं तो ज़्यादा लेट हो जाता है तो हम यूजुअली बोलते हैं कि सो सॉरी यार, मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो फ्रैम्पटन नटल जो है वो बैठे हुए हैं, और मिसेस सेपल्टन जब आती हैं तो वो आती हैं जब, तो वो सॉरी बोलते हुए आ रही हैं कि सो सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी, आई वॉज बिजी विद सम वर्क, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ वर्क कर रही थी मैं, आई एम सो सॉरी, आई होप कि आपने माइंड नहीं किया, ऐसे बोलते हुए वो आती है, ठीक है। I hope Vera has been amusing you, she said। अब जो फ्रैम्पटन नटल है वो तो बैठा हुआ है आराम से, और मिसेस सेपल्टन क्या बोलती है कि आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, अम्यूजिंग मतलब एंटरटेनिंग यू, कि फ्रैम्पटन नटल आई होप कि वेरा ने आपको परेशान नहीं किया, वेरा आपको एंटरटेन कर रही है, और आपको बिल्कुल बोर नहीं किया होगा वेरा ने आपको, मतलब आपके साथ एंटरटेन हो रही होगी वो भी, और आप भी मज़े कर रहे होंगे, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा वेरा के साथ, ऐसा बोलती है। शी हैज़ बीन वेरी एंटरटेनिंग सेड फ्रैम्पटन। अब फ्रैम्पटन क्या कहता है कि हाँ, बहुत ही मज़ा आया इससे बात करके, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि बड़ी इंटरेस्टिंग लड़की है।
I hope you don't mind the open window, said Mrs. Stapleton briskly. ब्रिस्कली का मतलब हो गया क्विकली, बड़ी एकदम से क्विकली शी सेड कि आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, कि आप माइंड नहीं करेंगे ये जो मैंने विंडो ओपन कर रखी है, जो ये विंडो खुली है, ये जो खिड़की खुल रखी है वो खोल रखी है मैंने, तो आप मतलब कि आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है कि मैंने खिड़की खोल रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड कि क्योंकि मैंने ये जो विंडो है ना वो खोल रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. My husband and brother will be home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpets. So like you man fox, isn't it? तो अब मिसेस सैपल्टन क्या बोलती है कि जो ये खिड़की खोल रखी है, आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली मैं फ्रैम्पटन नटल मैंने ये खिड़की इसलिए खोल रखी है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड और जो मेरे ब्रदर्स हैं वो डायरेक्टली मतलब शूटिंग पर गए हैं, वो बर्ड्स की हंटिंग पे गए हैं, वो शिकार करने गए हैं बर्ड्स का, और जब वो वापस आते हैं ना तो वो जब आते हैं तो वो इसी रास्ते से आते हैं, इसी खिड़की से आते हैं, तो इस वजह से मैंने ये जो विंडो है ना वो खोल रखी है. आई होप यू डोंट माइंड, है ना, आप माइंड नहीं करोगे ज़्यादा. अब जब भी वो जाते हैं ना तो जब वो वापस आते हैं तो बिल्कुल ही मतलब ऊपर से नीचे तक वो मिट्टी मिट्टी में हो रखे होते हैं, मतलब पूरी उनकी जो बॉडी है वो मिट्टी से कवर होती है क्योंकि वो दलदल के एरिया से होकर गुजरते हैं और बहुत ही मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा मिट्टी में होकर आते हैं, तो वो जो है मेरे घर को पूरा गंदा कर देते हैं. इस वजह से मैंने ना ये खिड़की खोल रखी है ताकि जब भी वो आएँ तो इस तरफ से आएँ, मेरे पूरे घर को गंदा ना करें, सिर्फ इस तरफ से आएंगे तो सिर्फ ये कमरा गंदा होगा, ठीक है, और मेरा घर तो बचा रहेगा. आप लोग ऐसे ही होते हो, मतलब कि मैन फॉक इज़न्ट इट. वो बोलती है आगे कि जो ये आदमी होते हैं, जो ये मेंस होते हैं, सॉरी मैन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं ना कि आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं है सफाई सफाई से. आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को तो बस गंदगी फैलानी होती है. आप लोग ऐसे ही होते हो, आप लोग नहीं देखते कि सफाई कितनी कर रखी है, फटाफट आते हो और गंदगी कर देते हो. तो ऐसे ही होते हो आप. अब मेरे हस्बैंड भी और मेरे ब्रदर्स भी ऐसे ही हैं. वो गए तो हैं शूटिंग पे, हंटिंग पे गए हैं, और जैसे ही वो आएंगे हंट हुंट करके, अब वो गंदा अपना जितना भी मिट्टी कर मतलब पूरी जो बॉडी में, बूट्स में, उनके जूतों में जो गंदगी लगी होगी, मिट्टी लगी होगी, वो पूरी कारपेट को गंदा कर देंगे. तो इस वजह से मैंने ये विंडो खोल रखी है कि जब भी आएँ वो इस रास्ते से आएँ. अब फ्रैम्पटन नटल को जो बिल्कुल ही शॉक लगेगा कि अभी तो वेरा कह रही थी कि जो ये मिस्टर सेपल्टन है और उसकी जो ब्रदर्स हैं उनकी डेथ हो गई है, अब ये बोल रही है कि वो आएंगे, कि ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ. तो फ्रैम्पटन नटल की तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी. नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है. शी रैटल्ड, अंडरलाइन द वर्ड रैटल्ड. रैटल्ड का मतलब होता है टॉक, बड़बड़ करना. ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैरिसिटी. स्कैरिसिटी का मतलब हो गया शॉर्टेज. ऑफ द बर्ड्स एंड द प्रॉस्पेक्ट्स. प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या होप. फॉर द डक इन द विंटर. टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरेबल. ही मेड अ डेस्परेट. डेस्परेट का मतलब होता है वेरी सैड, but only partially. Partially means not completely. Successful effort to turn the talk onto the less ghastly. Ghastly का मतलब होता है terrible या fearful topic. He was conscious that his hostess, hostess यहाँ पर woman, hostess मतलब वो मिसेस सेपल्टन की बात कर रहे हैं, was giving him only a fragment. Fragments का मतलब हो गया parts of her attention, and her eyes were constantly का मतलब हो गया continuously, straying मतलब moving past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly का मतलब हो गया surely, an unfortunate means unlucky coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. अब मिसेस सेपल्टन जो है वो कॉन्टीन्यूसली बर्ड्स की बातें कर रही है.
और डक की बातें कर रही है। वो बार बार ये बोल रही है कि आपको पता है फ्रैम्पटन, आजकल ना बर्ड्स नहीं मिलती, डक भी नहीं मिलते क्योंकि ठंड का मौसम है, तो शिकार के लिए कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो इस वजह से शायद मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर को इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी, इतना लेट इसलिए कर रहे होंगे कि शायद उनको कुछ मिल नहीं रहा होगा। बर्ड्स और डक भी नहीं मिलते ठंड के मौसम में, सारे छिप जाते हैं। तो इस वजह से अब जब फ्रैम्पटन ये सारी बातें सुन रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ये सारी बातें स्कैरी साउंड कर रही हैं उसके लिए। उसको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रही है इस बात पे कि ये कैसे बात कर सकती है अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर के बारे में, ब्रदर्स के बारे में, क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी है। अब उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड हो। फ्रैम्पटन को ऐसा लगता है कि शायद वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाई है, कि वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है कि उसके हस्बैंड की और उसके ब्रदर्स की डेथ हो गई है। शायद इस वजह से वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। अब फ्रैम्पटन जो है वो पूरी कोशिश करता है कि मिसेस सेपल्टन की उनका ध्यान जो है वो भटकाया जाए, दूसरी तरफ लगाया जाए, और वो बहुत अलग अलग बातें भी करता है। लेकिन मिसेस सेपल्टन का जो सारा ध्यान है वो उस विंडो की तरफ है। वो फ्रैम्पटन की बातें नहीं सुन रही हैं, वो उनका सारा ध्यान उस विंडो की तरफ है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड आएंगे, उनके ब्रदर्स आएंगे, और जो मिस्टर फ्रैम्पटन है वो जब उनको देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि मिसेस एपल्टन जो है वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि वो ओपन विंडो के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिर भी ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिर वो लास्ट में ये सोचता है कि काश मैं इस दिन आया ही ना होता, काश अगर मैं आया ना होता तो ये सारी बातें ना होती। और वो अपने आप को कोस रहा है कि क्यों आया मैं आज के दिन, कि आज ही के दिन मुझे आना था, जिस दिन ये सारी घटना हुई थी, ये ट्रेजेडी हुई थी, उसी दिन मुझे इनके घर पे भी आना था। सो आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion, delusion मतलब false belief, that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least details of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. अब देखिए, वो फिर भी फ्रैम्पटन जब मिसेस एपल्टन की बातें सुन रहा है तो वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी वो वही कर रहा है। वो बोल रहा है कि मिसेस एपल्टन, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि कम्प्लीटली आपको रेस्ट करना है, बिल्कुल किसी तरीके का मतलब ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देनी है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, अपने ब्रेन को बिल्कुल शांत रखना है, और हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से करना है। मतलब किसी तरीके का एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको एक्साइट करे। मतलब कि किसी तरीके से अपने ब्रेन पर ज़्यादा आपने बोझ नहीं डालना है, मतलब अपने ब्रेन को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। मतलब किसी भी तरीके से अपने अंदर की जो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुननी है जिससे आपके अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट आए। और वो आगे बोलता है कि मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, ना मुझे कोई ऐसी न्यूज़ सुननी है जिससे मैं डर जाऊं, या मुझे गुस्सा आए, या मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, या मतलब किसी तरीके का फिज़िकल प्रेशर अपने ब्रेन पर मुझे नहीं डालना है। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को काम डाउन कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो अपने आप को शांत कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब मिसेस एपल्टन ऐसी बातें कर रही है तो वो अपने आप को काम डाउन कर रहा है कि नहीं, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। और वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है वो कि मिसेस सेपल्टन को कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, राइट। तो वो इनडायरेक्टली सारी बातें मतलब समझाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मिसेस एपल्टन को तो कुछ नहीं सुनना, उनको तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर एक लाइन है चांस एक्विनेंसेस वाली, जिसमें फ्रैम्पटन कहता है कि जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, जब हम उनको हमारे बारे में कुछ बताते हैं तो उनको बिल्कुल भी वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। फिर भी वो मिसेस सेपल्टन को ये सारी बातें बता रहा है कि ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके, ठीक है।
On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. अभी भी क्या बोल रहा है आगे कि डाइट के लिए उन्होंने बोला है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, डाइट पे ज़्यादा पाबंदी नहीं है, आपको जो खाना है आप खा सकते हो। तो मुझे मतलब कि डाइट पर ज़्यादा मुझे उन्होंने फोर्स नहीं किया है कि यही खाना है वही खाना है। लेकिन मिसेस सेपल्टन को कोई मतलब नहीं है, मिसेस सेपल्टन उसकी बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उसको मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। नो, said Mrs. Sepulton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. Here they are, at last, she cried, just in the time for a tea. And don't they look as if they were muddy up to the eyes? अब देखिए क्या होता है, मिसेस सेपल्टन जो है वो बातें तो सुन रही है लेकिन उसका ध्यान नहीं है फ्रैम्पटन की किसी बात पर। एकदम से क्या बोलती है, नो। और जैसे ही वो नो करती है वो यॉन करती है। यॉन करना मतलब उपासी लेना, मतलब वो फ्रैम्पटन की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही है और एकदम से कुछ ऐसा होता है जिस पर वो एकदम से बोलती है नो। और सडनली क्या होता है, किस वजह से उसने नो बोला, वो बाहर देखती है, विंडो की तरफ देख रही है कॉन्टिन्यूसली और देखती है और बोलती है, हेयर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, जस्ट इन द टाइम फॉर द टी। एंड डोंट दे लुक लाइक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज। अब मिसेस एपल्टन जो है वो यॉन कर रही होती है, उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि फ्रैम्पटन क्या बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका सारा ध्यान विंडो की तरफ है। अब लेकिन वो ऐसे तो नहीं बोल सकती ना फ्रैम्पटन को कि तो चुप हो जा भाई, कि मत बोल। तो लेकिन वो क्या कर रही है, वो बैठी है, वो बातें ज़रूर सुन रही है लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और सडनली वो बोलती है कि देखो वो आ गए, वो लोग आ गए, जस्ट इन द टाइम ऑफ फॉर द टी, कि देखो शुक्र है कि वो चाय मेरी बन गई थी, मैंने चाय चुई सब बना दी थी, सब कुछ रेडी है और ये चाय के टाइम पर आए हैं कि अब चाय भी पी लेंगे और रेस्ट भी कर लेंगे। और अब जब वो उन्हें देखती है तो आगे क्या बोलती है, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, कि उनको देख के तो ऐसा लग रहा है मिस्टर फ्रैम्पटन कि इनकी आँखों तक में मिट्टी चली गई है, कि देखो वो लोग आ गए, वहाँ देखो विंडो के जस्ट बाहर वो लोग सही टाइम पर आए हैं, बिल्कुल चाय चुई सब रेडी है मेरी। और अब ऐसा देख के लग रहा है इन लोगों को जैसे इनकी आँखों तक में मिट्टी भरी पड़ी है। तो शी इज़ सेइंग लाइक दिस, ओके। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, एंड शिवर्ड का मतलब होता है शेक करना, कांपना, एंड टर्न टूवर्ड्स द नीज विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन। सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है सिंपथी शो करना, ठीक है, टू शो सिंपथी। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड, इसका मतलब होता है अनेबल टू थिंक, dazed horror in her eyes, in a chill shock of nameless fear, Frampton swung का मतलब होता है move back, round his seat and looked in the same direction। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मिसेस सेपल्टन बताती हैं कि देखो वो आ गए, वैसे ही फ्रैम्पटन जो है उसकी जो बॉडी है वो कांपने लगती है, ठीक है, वो शिवर कर रहा है, वो शेक कर रहा है और वो एकदम से वेरा की तरफ देखता है। उसको बहुत ज़्यादा दया आ रही है मिसेस सेपल्टन पर और वो दया का जो लुक है वो शो करके सिंपथी जो है वो दिखा रहा है वेरा की तरफ कि पता नहीं मिसेस सेपल्टन को क्या हो गया, वो कैसी कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन जो वेरा है वो जब बाहर की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में डर है, एक हॉरर है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि जो इनकी खिड़की है वो जस्ट जहाँ पे फ्रैम्पटन बैठे हैं उसके जस्ट पीछे है। तो दोनों वेरा और फ्रैम्पटन जो है वो पीछे की तरफ देखते हैं और जैसे ही पीछे की तरफ वो देखते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे कि उन्हें क्या नज़र आता है, ठीक है। आई होप आपको इतना पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इन द डीपनिंग ट्विलाइट, अंडरलाइन दिस वर्ड डीपनिंग ट्विलाइट, इसका मतलब होता है टाइम ऑफ सनसेट, शाम का वक्त। Three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept close at their heel.
अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन और वेरा, वेरा को तो डर लग रहा है, फ्रैम्पटन को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे ही वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि शाम का वक्त है और लॉन की तरफ से 3 लोग, और तीनों के पास गन है, तीनों के पास गन है और तीनों ही लॉन की तरफ से विंडो की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और एक जो उनमें इंसान है, एक जो मैन है, एक जो बंदा है, उसके पास वाइट कलर का कोट है और वो कोट उसने कंधे पर टांग रखा है, ठीक है। तो जैसे वेरा ने डिस्क्रिप्शन दी थी 3 लोगों की, एक तो उनके मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और 2 उनके भाई, बिल्कुल वैसे ही मिस्टर फ्रैम्पटन को वो तीनों लोग नज़र आ रहे हैं। प्लस वो कोट भी नज़र आ रहा है जिसके बारे में वेरा बोल रही थी कि जब वो हंटिंग के लिए गए थे तो उनके पास एक कोट था, वाइट कलर का कोट था, और वही कोट अभी मिस्टर फ्रैम्पटन को जो एक बंदा आ रहा है सामने से, उन तीनों में से एक बंदे के पास वो कोट उनके शोल्डर पे नज़र मतलब आ रहा है उसे, ठीक है, फ्रैम्पटन को। उसके साथ साथ स्पेनियल भी नज़र आ रहा है, जो स्पेनियल जो डॉग उनके साथ गया था वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब फ्रैम्पटन जो है वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है कि क्या है, अभी जो वेरा ने बताया था पहले, एग्जैक्टली वही 3 लोग, वही 3 फिगर्स, और प्लस ये डॉग भी उनके साथ है। तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगता है ये सारा कुछ देख के कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। Noiselessly they neared the house and then a horse, horse का मतलब हो गया harsh या rough, young voice chanted out of the dusk, I said Bertie why do you bound, बाउंड का मतलब होता है जंप करना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वो जो 3 लोग हैं वो विंडो की तरफ आते जा रहे हैं, पास में आते जा रहे हैं, और फ्रैम्पटन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उसमें से उन तीनों में से एक इंसान ऐसा है जो कि ये गाना गा रहा है, बर्टी वाई डू यू बाउंड। एक्चुअली में ये एक सॉन्ग है उस टाइम का, 20th सेंचुरी का एक फेमस सॉन्ग है, तो वो ये गाना गा रहा है। अब यहाँ पर बाउंड का मतलब होता है जंप, और बाउंड से एक वर्ड बनता है बाउंडर। बाउंडर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर जो है वो अनप्लीजेंट हो, मतलब कि थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो जिसका। तो एक्चुअली में ये जो सामने से लड़का आ रहा है जो ये गाना गा रहा है, वो मिसेस सेपल्टन का भाई है। तो वो अपनी बहन को टीज़ करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, हो सकता है उसे इरिटेट करने के लिए, वो हमेशा ये गाना गाता रहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा ही क्यों करती हो। जैसे हम अपने भाई बहनों में ऐसा बोलते हैं कि तू मुझे खाने को ही क्यों पड़ती है हर वक्त, तो ऐसे ही ये अपनी सिस्टर को कह रहा है कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि हर वक्त तुम्हारा जो बिहेवियर है वो इतना गुस्से वाला, इतना अनप्लीजेंट, इतना रूड ही क्यों होता है, खाने को ही क्यों दौड़ती हो तुम। तो इस तरीके से ही इज टीजिंग, ठीक है। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब होता है कैच, वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैड द होल डोर, द हॉल डोर एंड द ग्रेवल ड्राइव। ग्रेवल ड्राइव मतलब वो स्टोन्स नहीं होते जो बाहर की तरफ लगाए जाते हैं डेकोरेट करने के लिए घरों को, उन स्टोन्स को हम कहते हैं ग्रेवल ड्राइव। एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉक रिट्रीट, द साइकिलिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इन टू द हेज टू अवॉइड द इमिनेंट कोलिजन। अब फ्रैम्पटन जैसे ही इन तीनों को देखता है कि तीनों हमारी तरफ आ रहे हैं, विंडो की तरफ आ रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या रिएक्शन दूँ या क्या बोलूँ। उसे इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो फटाफट से अपनी स्टिक उठाता है, अपनी हैट उठाता है, वो जो हॉल की तरफ भागता है, और हॉल से फिर वो फ्रंट गेट से होकर बिल्कुल ही बाहर निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते वो इतना पागल हो जाता है कि उसे ये नहीं नज़र आता है कि सामने से एक साइकिलिस्ट मेरी तरफ आ रहा है, एक साइकिल पे बंदा है वो मेरी तरफ आ रहा है, और जो साइकिल वाला है वो अपनी जो साइकिल है वो गार्डन की तरफ घुमाता नहीं, तो एकदम से उनके बीच में कोलिजन होती है, एकदम से वो टकराते जिससे उन दोनों को चोट लग जाती। तो ये चीज़ें जो फ्रैम्पटन है, फ्रैम्पटन का जो नेचर है, अभी वो जो रिएक्शन शो कर रहा है वो ऑब्वियस है, क्योंकि कोई भी ऐसा हम में से कोई भी होगा तो हम भी यही रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो फ्रैम्पटन को कुछ समझ नहीं आता, फटाफट से अपनी चीज़ें उठाता है और फटाफट से भाग जाता है घर से बाहर, कि पता नहीं सारे लोग पागल हैं इस घर के अंदर। Here we are, my dear, said the bearer। bearer का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास a person who holds something, जिसके पास कुछ मतलब पकड़ने के लिए हो, ठीक है।
Here we are, my dear, said the bearer. Bearer का मतलब होता है person who holds something. Of a white mackintosh, mackintosh मतलब raincoat, coming in through the window, fairly muddy but most of it's dry. Who was that who blotted out as we came up? अब देखिए तीनों लोग जो हैं जो शिकार पे गए थे वो तीनों आ गए हैं घर के अंदर, और उनमें से एक जो है वो बोलता है कि हेयर वी आर माई डियर। अब वो कौन है? ये मिस्टर सेपल्टन है। मिसेस सेपल्टन को बोल रहे हैं कि हाँ जी हम घर वापस आ गए, और ज़्यादा तो मिट्टी नहीं लगी है बॉडी पर, वैसे तो ज़्यादा लगी है लेकिन जितनी भी मिट्टी है अब वो सूख गई है, तो ज़्यादा घर हमने गंदा किया नहीं है। फिर वो आगे मिसेस सेपल्टन को बोलते हैं कि वो कौन था वो बंदा जो मतलब हमारे आते ही वो भाग गया, कौन था, क्यों आया था, उसने तो कुछ बताया नहीं। अ मोस्ट extraordinary man, Mr. Nuttall, said Mrs. Seppleton, could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. अब मिसेस सेपल्टन क्या बोलती हैं कि वो मिस्टर नटल थे, और पता नहीं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं वो। उन्होंने तो सिर्फ अपनी इलनेस के बारे में बताया, इलनेस की बातें करी, अपनी बीमारी के बारे में ही बताते जा रहे थे। जितनी देर यहाँ बैठे थे बस बीमारी के बारे में बता रहे थे वो, और ना तो उन्होंने गुड बाय किया, ना तो उन्हें जाना ही था तो अच्छे से ना तो गुड बाय करके गए, ना तो माफ़ी मांगी कि हाँ भाई आई एम सो सॉरी कि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क आ गया इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, ना अच्छे से गुड बाय किया, ना माफ़ी मांगी, ना अपॉलोजी ली, कुछ भी नहीं बोला, और एकदम से अपनी हैट उठाई, अपनी स्टिक उठाई और बाहर चले गए। पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया हो, जैसे उन्होंने कोई भूत ही देख लिया हो। पता नहीं क्या हुआ उन्हें अचानक से। I expect it was Sapinil, said the niece calmly. He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into the cemetery. Cemetery का मतलब होता है graveyard. Somewhere on the bank of Ganges, by the pack of pariahs dogs, and had to spend the night in the newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerves. अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही वो बोलती हैं मिसेस फ्रैम्पटन कि आई डोंट नो, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया, वो ऐसे भागे हमारे घर से, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। वैसे ही जो नीस है, वेरा जो है, वो एकदम से क्या कहती है कि हो सकता है कि ये सैपनिल की वजह से, सॉरी स्पेनियल की वजह से हुआ हो, क्या पता। उन्होंने मुझे, वो बोलती है, देखो क्या बोल रही है वो आगे, कि उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उन्हें ना डॉग से बहुत डर लगता है। जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे बताया, जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें डॉग से बड़ा डर लगता है। एक बार क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर वो गंगा रिवर के पास गए थे, और गंगा रिवर के पास ही उन्होंने क्या देखा कि डॉग्स जो है उनके पीछे इतनी तेज़ी से भागे कि वो उनको कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र में छुपना पड़ा, और वो बिल्कुल नई कब्र बनाई गई थी और उसमें जाकर उन्हें छुपना पड़ा। पूरी रात वो डॉग्स जो हैं, वो कुत्ते जो हैं, वो उन पर भौंकते रहे और पूरी रात उनको वहीं पर सोना पड़ा, पूरी रात उनको वैसी गुजारनी पड़ी। शायद इस वजह से उनको इतना डर लगता है, शायद उन्होंने स्पेनियल को देख लिया, शायद इस वजह से उनको उन डॉग्स की याद आ गई और इस वजह से वो इतनी तेज़ी से भाग गए। उसने ये नहीं बताया कि एक्चुअल रीज़न, देखो उसने बिल्कुल नहीं बताया कि एक्चुअली में मिस्टर फ्रैम्पटन क्यों भागे हैं। ठीक है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी का मतलब क्या है कि जो वेरा है, थ्रू आउट द स्टोरी हमने देखा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि वेरा का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। लेकिन यहाँ वेरा जो है स्टार्टिंग से ही शी इज़ सेइंग अ लाई, झूठ बोलती जा रही है वो। उसने फ्रैम्पटन नटल से पूछा कि क्या आप यहाँ पर किसी को जानते हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। जैसे ही उसको श्योरिटी मिल गई कि हाँ ये किसी को नहीं जानता, वैसे ही उसने एक स्टोरी बनानी स्टार्ट कर दी, फैब्रिकेट करने लग गई, एक स्टोरी बनाने लग गई अपने आप में। और उसने क्या स्टोरी बनाई कि 3 लोग बाहर गए थे, उसमें से जो मिस्टर सेपल्टन थे और उनके जो भाई थे उनकी डेथ हो गई, और मिसेस सेपल्टन जो है वो
उनका वेट करती है, मतलब वो मर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो उसने फॉल्स स्टोरी बनाई है वो फ्रैम्पटन नटल को डराने के लिए ही बनाई थी। अब देखो फ्रैम्पटन नटल इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो तीनों आ रहे हैं वो एक्चुअली में आत्माएं हैं। और वो इतनी स्मार्ट है कि जब फ्रैम्पटन नटल जाते हैं मतलब जैसे ही वो देखते हैं इन तीनों लोगों को, तो ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान अगर ऐसी स्टोरी सुनेगा और वो ऐसे तीन लोगों को देखेगा तो वो डर के भागेगा ही। हम भी होते तो हम भी फ्रैम्पटन नटल की तरह भाग जाते। जब वो भाग जाते हैं तो अब जब मिस्टर सेपल्टन उनसे पूछते हैं तो देखो यहाँ पर भी शी इज़ सो स्मार्ट कि उसने कौन सी एक नई स्टोरी बना दी है ना, कि वो तो बता रहे थे जबकि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो फिर भी बोल रहे कि उन्होंने तो मुझे बताया था कि इंडिया में उनको जो है डॉग्स ने चेज़ किया था और वो उनकी जो हॉन्टेड मेमोरीज़ हैं शायद उस वजह से वो भाग गए क्योंकि उन्होंने सैपनिल को देखा। तो एक्चुअली में ये लाइन का क्या मतलब है कि शी इज़ सो स्मार्ट, शी इज़ सो इंटेलिजेंट एंड शी इज़ सो कनिंग, इतनी तेज़ है दिमाग की कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्कुल छोटी छोटी स्टोरीज़ बना लेती है। बिल्कुल काम रह के, शांत रह के, एकदम ठंडा माइंड करके एकदम से छोटी छोटी स्टोरीज़ बना देगी और बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी को पता नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी इसने जो स्टोरी बनाई है या जो बोला है वो गलत भी है या झूठ भी है या सच है। मतलब कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि ये सच बोल रही है कि ये झूठ बोल रही है, इतनी इंटेलिजेंट है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शी वॉज सो स्मार्ट कि शी कैन मेक सो मच ऑफ स्टोरीज़। वो इतनी कम टाइम में भी इतनी जल्दी ऐसी स्टोरीज़ बना देती थी कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि जो वेरा ने बोला है वो सच बोला कि झूठ बोला। कि दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। एंड स्टार्टिंग में मैंने एक और बात बोली थी कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर आयरनी है। आयरनी यहाँ पर सिचुएशनल आयरनी है यहाँ पर, कि हमने देखा स्टार्टिंग में एक्चुअली में ये एक स्टोरी विद इन द स्टोरी है, एक बड़ी सी स्टोरी चल रही है। स्टोरी क्या है कि फ्रैम्पटन नटल है और फ्रैम्पटन नटल हैं, वो गांव पे आए हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं। उनको डॉक्टर ने कहा है कि शांति से रहना है, मतलब शांत इलाके में रहना है तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये नॉर्मल स्टोरी है। अब स्टोरी के अंदर दो स्टोरीज चल रही हैं। एक तो वो स्टोरी जो वेरा ने फ्रैम्पटन नटल को बताई है ना, और दूसरी वो स्टोरी जो एंड में हमें पता लगी वेरा ने जो फ्रैम्पटन नटल के बारे में मिस्टर सेपल्टन और मिसेस सेपल्टन को बताई। तो दो स्टोरीज चल रही है और सिचुएशनल आयरनी ऐसे है, आयरनी इस चैप्टर में ऐसे है कि हमने सोचा भी नहीं था कि एंडिंग इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी। मतलब हम भी शॉक हो गए और लास्ट में हमें भी समझ में ही आता है कि फ्रैम्पटन नटल और मिसेस सेपल्टन, सॉरी फ्रैम्पटन नटल कह रही हूँ, मिस्टर सेपल्टन और मिसेस सेपल्टन के जो दो भाई हैं उनकी डेथ नहीं होती, वो एक्चुअली में हंटिंग के लिए गए हैं और वो नॉर्मल बंदे हैं, वो आ रहे हैं हंटिंग करके। लेकिन ये एक सरप्राइज़ मतलब थ्रू आउट द स्टोरी हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें लग रहा था कि इनकी डेथ ही हो गई है, लेकिन एंड में एकदम से झटका मिलता है कि इनकी डेथ नहीं हुई है, ये लोग जिंदा हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल पीपल हैं। ठीक है, तो दिस इज़ शॉकिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड आयरनी, कि हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और ही जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड द स्टोरी एज वेल।